फिल्मों में आने के लिए नेपोटिज्म भी होता है, रेफरेंस भी लगता है, स्टार किड्स पहले जल्दी चांस मिल जाता है, तो ये सीरियल्स में भी होता है सर? माई बाप चैनल होता है, चैनल वाले जिसको बोल देंगे कि नहीं यार इसको लेना है, तो वो कई स्टार हो या वो कहीं गरीब फैमिली से हो या किसी अमीर फैमिली से हो, किसी उनको फर्क नहीं पड़ता। आज की दुनिया में किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि ये समय चक्र है सर। ये घड़ी का कांटा 12 पे है तो वापस घूम के 12 पर आएगा। आज आप कितने भी बड़े हो, तो ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी कि एक शुक्रवार रात कौन कहाँ कब पहुंच जाता है, किसी को कोई भरोसा नहीं। पहले इतने सारे चैनल्स नहीं थे ना, इतनी सारी फिल्में बनती थी। अभी तो क्या बहुत बड़ा फील्ड हो गया। रील में क्या 1 मिनट की रील में आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन देने हैं। हमारे यहाँ की फिल्में इसलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि कंटेंट नहीं है। एक ही स्टोरी को घिसी पीटी स्टोरी को रिलीज करते हैं और अजीब अजीब फिल्में बनाते हैं। तो सनी देओल जी की वापस लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, लाइफ आगे चल गई। जी जी जी, जी। एनिमल से बॉबी देओल के 15 मिनट का सीन था, आज वो 15 मिनट के सीन से कहाँ पहुँच गए। अभी उनके साथ मैंने भी शूट किया है, उनकी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, बाप। अच्छा, इसमें संजय दत्त है, सनी देओल है, जैकी श्रॉफ है, मिथुन है। ये अहमद खान की फिल्म है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो में। तो आज हमारे बीच आए हैं मिस्टर कमाल मलिक जी, जो कि इंडियन फिल्म टेलीविज़न के मशहूर कलाकार हैं, जिन्होंने कई सीरियल्स की है, फिल्में की हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं और भी काफ़ी काम कर रहे हैं और अपने काम से आगे बढ़े हैं और आज मुंबई में नाम कमा रहे हैं। तो कमाल जी कैसे हैं आप? थैंक यू विपुल भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे याद किया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि हमारा ये पॉडकास्ट बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जाने वाला हो। हमारी मुलाकात सर आज से 7-8 साल पहले हुई थी सर। हाँ, इंदौर में मुझे याद है जब हम लोग एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे वहाँ, तो आप उसमें प्रोडक्शन देखते थे। हाँ, तो उसी वक्त से आपकी हमारी जान पहचान है। तो देखो सर समय कैसे बदलता है और समय कितनी फास्ट निकलता है हाँ, कि आज इतने टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई और मैंने सोचा ही नहीं था सर कि हम ऐसे आमने सामने बैठ के एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे। एग्जैक्टली। तो सर बताइए कैसे स्टार्ट हुई आपकी ये फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी? स्टार्ट तो नॉर्मल जैसे लोगों की होती है। मतलब मैं भी दिल्ली से थोड़ा बहुत थिएटर किया था, उसके बाद फिर मुंबई आ गए, फिर यहाँ पर आके बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारी सीरियल्स की, बहुत सारी वेब सीरीज़ की। लाइफ में सर स्ट्रगल तो रहा होगा आपका। आज 25 ईयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में। हाँ, मुझे आई बीन इन द इंडस्ट्री सिंस लास्ट 25 ईयर्स। 25 साल से ज़्यादा हो गए, 25 साल ऑलमोस्ट। लेकिन इस बीच मैंने काम भी बहुत किया है और अभी भी कर रहा हूँ। बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है विपुल जी। तो फर्स्ट ब्रेक कहाँ से मिला सर आपको? पहला तो मैंने फौजी किया था शाहरुख खान के साथ। अच्छा, मतलब वो भी दिल्ली से, आप भी दिल्ली से? हाँ, चूँकि ये मैं इस इंटरव्यू में वापस रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि मैं कई इंटरव्यू में मैं बोल भी चुका हूँ कि मैं शाहरुख के साथ फौजी किया था। और शुरुआत उसके साथ ही हुई थी। लेकिन फिर उसके साथ आने के बाद असल में क्या है, लाइफ यहाँ जब दिल्ली में बैठ के देखते हैं तो कुछ और होती है, जब यहाँ आके देखते हैं तो लाइफ कुछ और होती है। बिल्कुल। तो जब यहाँ आए तो हकीकत का पता चला कि कितना कठिन है स्ट्रगल करना, कितना मुश्किल है। लोगों के पीछे भागना, लोगों के पीछे दौड़ना और फिर ऐसी जगह रहना। अच्छा, जब मैं आया था उस वक्त ना मोबाइल नहीं थे। जिस वक्त हम आए थे तो हम जहाँ रहते थे वहाँ से हम एक गेस्ट हाउस था, तो वहाँ उसको रिक्वेस्ट करते थे भाई हमारा कोई फ़ोन आ जाए तो हमें बता देना। हाँ। अब वो गेस्ट हाउस वाला भी बड़ा अजीब किस्म का इंसान था। अगर कोई काम का फ़ोन आया ना, मतलब वो तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हाँ। उनका पता है भैया रहने के लिए आए हैं, पेइंग गेस्ट में हैं, अभी चले जाएंगे। तो वो आके बोलता था, ऐसे कान में लगाए बैठा रहता था, हाँ हेलो, ऐसे कान में लगाए दिन भर कमेंट्री सुनता था। हम बोलते मधु जी कोई फ़ोन आया हमारे लिए? अरे कोई फ़ोन नहीं आया, कौन याद करेगा तेरे को। फिर वो एक दिन फ़ोन आया तो बोलता है, अरे वो तेरा फ़ोन आया था, वो उसको फ़ोन कर ले। किसका? अरे जिसके पास तू गया था। कौन? मैं तो 10 जगह गया था। अब दिमाग में आता था साला किसका फ़ोन आया था यार, मैं तो 10 जगह गया था। किसके पास, किसका, वो नाम भी नहीं पता है। और अरे वो फिर अपने को दिमाग लगाना, यार अपन कल 3 जगह गए थे तो वहाँ हो सकता है वहाँ से फ़ोन आया हो। अच्छा, तो फिर पता लगाते थे, फिर दौड़ते थे। तो वो दौड़ था, वो तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाले का करम हुआ कि
ये मोबाइल एक अवतार बनकर आया। बिल्कुल। मोबाइल आया, उससे पहले तो पेजर आया था। पहले मोबाइल से तो पहले सर पेजर देखिए आया ना, शुरुआत ऐसी, पहले लैंडलाइन लोगों के दूसरों के घर पे होते थे, वहाँ पे हम जाके कॉल करते थे, वहाँ कॉल आते थे, फिर पेजर, फिर मोबाइल, फिर आज तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लोग आज घर पे बैठकर ही काम कर रहे हैं, जो वो बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम। एग्जैक्टली। हाँ। अभी मोबाइल ऐसा है, वर्क फ्रॉम होम मोबाइल से ही हो रहे हैं सारे आज काम। आपको ऑडिशन देना है तो आप घर पे आपकी वीडियो बना के और मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सर मैं क्या बताऊं आपको कि ये ना एक वरदान है। हालांकि मोबाइल से बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, नुकसान भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो एक्टर्स को हुआ है। एक्टर्स को भागना पड़ता था, अरे भाई कोई फ़ोन आया, पहले चूँकि केयर ऑफ नंबर था और सामने वाले के मूड होता तो मैसेज दे देता, उसका मूड होगा तो नहीं देगा मैसेज, सही तो है। आपके अच्छे अच्छे काम निकल जाते थे उस चक्कर में। मुझे याद है कि मैं एक शो कर रहा था, ओम नमः शिवाय, अच्छा। धीरज कुमार का। अच्छा, उन दिनों मोबाइल हच एक कंपनी आई थी, वोडाफोन की कंपनी का नाम ही हच था। हम बोलते थे हज का तो चौथा हाँ, रिचार्ज। तो मैंने प्रोडक्शन वाले से बोला, मैंने कहा भाई यार मुझे एक फ़ोन दे दे यार, अर्जेंट करना है। तो उस वक्त 16 रुपये की आउटगोइंग और 16 रुपये की इनकमिंग होती थी। तो वो बोलता है अरे अरे यार इतना महंगा है यार, क्या? नहीं यार, अभी मैं थोड़ी देर में तुमको ऑफिस से फ़ोन करवा दूंगा, तुम शॉट दो। मेरा एक दोस्त आया हुआ था मेरा बड़ा जिगरी यार था। वो आया हुआ था, उसने मुझे देखा कि यार ये फ़ोन के लिए करा है, बोला थोड़ी देर रुक। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? बोला मैं भी 1 घंटे में आता हूँ। गया, एक नया मोबाइल लेकर आया और उसमें सिम कार्ड डाला और मुझे बोलता अब किसी से फ़ोन मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उस टाइम तो क्या मिस कॉल भी बहुत भारी लगते थे। बहुत भारी अगर लगते थे। किसी का मिस कॉल आ गया तो हम भी उसको मिस कॉल ही मार रहे हैं कि भाई या तो तू लगाया मैं लगाऊंगा और अगर उठा लिया तो नहीं, बोलते भाई तू लगा। नहीं, पहले तो विपुल जी, पहले तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों एक था ना। हाँ। आपको इनकमिंग के भी पैसे चार्जेस होते थे, हाँ। और आउटगोइंग के भी। वो तो बाद में जब कंपनी ने, जब इसका दौर चल पड़ा मोबाइल्स का, तो फिर उन लोगों ने अपना इनकमिंग फ्री किया। बिल्कुल। तो फिर बाद में फिर आउटगोइंग के बहुत लगने सारी लगे। कंपनियां भी आ गई सर, बहुत सारी कंपनियां आ गई तो उससे बेनिफिट भी हो गया। बहुत सारी कंपनियां आ गई। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जब मैं फौजी करता था शाहरुख खान के साथ, तो उस वक्त ज़्यादा चैनल नहीं थे। उस वक्त कोई भी चैनल नहीं था। अच्छा। उस वक्त सिर्फ DD1 चलता था, और बहुत बाद में मेरे ख्याल से ZTV आया था। सीरियल लाने वाला चैनल ही सर ZTV था। ZTV था। तो ZTV पे मेरा एक शो आता था, ये हुई ना बात। अच्छा। एक दिल्ली में शूट होता था, ZTV का वो था शो, तो उसकी मैं शूटिंग करता था। वो शाहरुख खान के बाद, फौजी के बाद मैंने किया। जब ये शाहरुख खान बॉम्बे आ गया, तो मैंने फिर वो किया था, ये हुई ना बात। ओके। राकेश बेदी वगैरह थे, ZTV पे आता था, अच्छा रोल था उसमें। वो लड़का भी था, वो आजकल जो एकता कपूर के फिल्मों में उसमें हीरो होता है, वो राजीव खंडेलवाल। अच्छा। वो भी था, वो एक मामूली से रोल में था, वो इंस्पेक्टर के उसमें। तो राजीव खंडेलवाल था, मैं था, और हम लोगों ने वो शो पहला साथ में किया था। बाद में फिर वो राजीव बॉम्बे आ गया, राजीव खंडेलवाल, उसको यहाँ पर सीरियल्स, एकता के सीरियल्स अच्छे मिल गए। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम क्या थी विपुल भाई, मैं जब आया तो मेरे दिमाग में सिर्फ फिल्में थी। मतलब मेरे दिमाग में था कि मेरे को सिर्फ फिल्में करनी है, मुझे टीवी नहीं करना है। तो टीवी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ये स्टार प्लस और ये सिर्फ जी आया, उसके बाद स्टार प्लस आ गया, फिर सोनी आ गया। ये जब चैनल आए तो फिर धीरे धीरे लोगों का दिमाग उस पर भी जाने लगा कि हाँ यार सीरियल्स भी होते हैं। वो लोग देखते भी थे सर, लोग देखते भी थे। तो जब सीरियल्स का दौर शुरू हुआ, अच्छा मैंने शुरू में बहुत सारे सीरियल ठुकराए। मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ फिल्में करना चाहता था। मैंने 2 साल कम से कम महेश भट्ट के पीछे स्ट्रगल किया। अच्छा। महेश भट्ट साहब देखते भी नहीं थे, 2 साल उनके पीछे दौड़ता रहा। फिर एक बार किस्मत ने बड़ा किस्मत का मतलब एक सितारा मेरा थोड़ा सा चमका, तो महेश भट्ट ने मुझे श्रीदेवी का हीरो बनाने के लिए सोचा। ओके। एक फिल्म थी गुमराह, जिसमें संजय दत्त था ना, संजय दत्त, हाँ। श्रीदेवी, जैकी श्रॉफ, राहुल राय। तो राहुल राय वाले रोल के लिए भट्ट साहब ने पहले मुझे, उन्होंने वो चुना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं उनके पीछे पीछे घूमता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो शूटिंग कर रहे थे अपना महबूब स्टूडियो में। हाँ। तो वहाँ आमिर खान की फिल्म का कोई मुहूर्त था, दिल है कि मानता नहीं या कोई सी फिल्म थी, कोई आमिर खान की फिल्म थी भट्ट साहब के साथ। तो भट्ट साहब मुझे दूर से बैठे हुए देख रहे थे, एकदम मेरे पास आके खड़े हो गए। उन्होंने चश्मा ऐसा ऊपर किया और मुझे ऐसे देखने लगे। मैं एकदम से नर्वस हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, मैं उनके असिस्टेंट से बोला, मैंने कहा यार ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। कह रहे तू एक्टर कैसा है,
मैंने कहा वेरी गुड। कहने लगे बैठाओ, चेयर लाओ। मिल गया मेरा फटाक से चेयर आई और बिठाया और कॉफ़ी वॉफ़ी पूछी गई। फिर मैं 1.5 साल से जब घूम रहा था तो मैंने कहा यार आज थोड़ी बात बनी है। आज भट्ट साहब ने मुझसे खुद बात की है। तो भट्ट साहब बोले कि तूने कोई फिल्म तो नहीं की है? मैंने कहा नहीं सर। कहने लगे वेरी गुड, यश जौहर को फ़ोन लगाओ। यश जौहर से बोला कि बड़ा कमाल का लड़का मिल गया है। मैंने कहा कमाल ही नाम है। कहने लगे वेरी गुड। तो भट्ट साहब कहने लगे तो यश जौहर से मिल ले। तो यश जौहर जो हैं करण जौहर के पापा जी, उस वक्त उनकी फिल्में बहुत बड़ी बड़ी बनती थी, मतलब तो बड़ी फिल्में ही बनाते थे। दोस्ताना, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, इन लोगों को लेके फिल्में उनकी चलती रहती थी। अच्छा, उनका मेकिंग भी लेविश ही होता है, बड़ा ही होता था क्योंकि बड़ा प्रोड्यूसर था, बड़ा वो था। अब बीच में एक बात ऐसी आई कि उन्होंने बोला, भट्ट साहब ने मेरा फोटो सेशन वगैरह कराया। फिर मुझे उनसे यश जौहर से मिलाया, यश जौहर से जाके मिला तो करण जौहर के पापा। तो मैं गया तो वो मुझे कहने लगे कि तुम्हें डांस आता है? मैंने कहा सर ज़्यादा तो नहीं आता। श्रीदेवी है वो डांस फ्लेवर छोड़ के चली जाएगी, सेट छोड़ के। तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा डांस सीख लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर क्या हुआ कि जब फिल्म शुरुआत हुई, इन द मीन टाइम कि फिल्म की डेट नहीं मिल रही थी। अच्छा, संजय दत्त की डेट्स की प्रॉब्लम थी। तो जब संजय दत्त की और श्रीदेवी की डेट्स मैच हुई तो उन्होंने बोला यश जौहर ने कि भट्ट साहब जब हम इतनी बड़ी फिल्म बना ही रहे हैं तो जब संजय दत्त श्रीदेवी फिर नए लड़के को लेके क्यों रिस्क ले रहे हैं? अच्छा, राहुल राय उन दिनों उसकी आशिकी हिट हो गई थी। हाँ। आशिकी हिट होने के बाद उसकी कोई फिल्म नहीं चली, एक ही हिट, सिर्फ एक आशिकी हिट हुई थी और एक शायद वो थी जिसमें वो शेर बन जाता है, जुनून। अच्छा, तो राहुल राय भट्ट साहब के पैरों में पड़ गए। अब भट्ट साहब डू समथिंग फॉर मी, ये है वो है। अब भट्ट साहब ने सोचा कि भाई ये यश जौहर हैं, इनको नया लड़का चाहिए नहीं, तो भट्ट साहब ने रिकमेंड उधर कर दिया, राहुल राय को ले लिया। मैंने भट्ट साहब से पूछा, मैंने कहा भट्ट साहब ये क्या आपने किया? बोला यार कमाल वो है ना, यश जौहर जो है वो स्टार्स के चक्कर में आ गए, बट आई विल गिव यू अनदर फिल्म। ये कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन मैं इतना टूट गया था उस टाइम। होता है सर वो लाइफ में। हाँ, लेकिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार, एक महेश भट्ट से थोड़ी चलती है फिल्म। हाँ, खाली महेश भट्ट हो सकता है कुछ अच्छा ही होना होगा और आज आप कर ही रहे हो, अच्छे ही कर रहे हो सर वो तो उसके बाद फिर वो, अच्छा उन दिनों मुझे वो भी मिल गई थी, दामिनी। हाँ, दामिनी का मैंने सुना, अपने दामिनी में आपका कुछ रोल था। हाँ, दामिनी मुझे मिल गई थी मोरानी की, अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी सूरमा का एक पार्टनर था। 3 पार्टनर थे ये, अली मोरानी, करीम मोरानी, बंटी सूरमा। तो बंटी से मेरी अच्छी थी। तो बंटी ने बोला कि यार, मैंने बंटी को बोला यार भट्ट साहब ने यार मुझे ड्रॉप कर दिया। राहुल बोला यू आर द परफेक्ट। क्या किया भट्ट साहब ने ये, तू तो परफेक्ट चॉइस था। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, दामिनी की। अच्छा, उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया वापस, क्योंकि मैं थिएटर भी करता था। अब दिल्ली में ऐसा था मेरा एक पैर दिल्ली में रहता था, एक पैर बॉम्बे में। तो चूंकि मैं थिएटर भी करता था थोड़ा बहुत और दिल्ली के टीवी शो करता था, दिल्ली में जो दिल्ली के अच्छे शो आते थे। हाँ, तो मैंने वो करता था। फिर मैं वापस बम्बई आया एक दिन, तो मुझे इसका असिस्टेंट मिला महेश भट्ट का। उसने बोला भट्ट साहब तू है कहाँ, तेरे को 2 दिन पहले भट्ट साहब पूछ रहे थे। हाँ, मैंने कहा अच्छा, जा जा मिल ले बाहर उधर बैठे। मैं गया भट्ट साहब के पास, मैंने कहा भट्ट साहब आदाब, कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं सर दिल्ली में था। तुमको दिल्ली में रहना है, बॉम्बे में शूट करना है? मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, मैं दिल्ली में। ठीक है, 2 सीन है मेरी फिल्म में, तू करेगा? मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा भट्ट साहब, आपको पता है। तो बोलेंगे मेरी फिल्म में सर, इसमें फिर असिस्टेंट को बोलेगा इसको बता इसको क्या पहनना है, कल इसका गाना शूट है, लड़का आता ना अमेरिका से ये। तो वो उन्होंने ऐसे वो उसी वक्त, अच्छा उस वक्त को ऑडिशन नहीं होता था विपुल भाई, कोई लुक टेस्ट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था उन दिनों। सिर्फ डायरेक्टर अपने आइडिया से कि ये करेगा, डायरेक्टर को अपने ऊपर यकीन होता था। तो उन्होंने फिर मुझे जब वहाँ बुलाया सर में, जब वो शूटिंग हो रही थी अतुल अग्निहोत्री के साथ, तो अतुल और मैं दोनों साथ में थे, पूजा भट्ट के साथ में गाना गाता हूँ। गाना ना बंद होंठों से एक बात कही थी मैंने, बहुत पुरानी फिल्म। हाँ, तो उसमें मैं पूजा के साथ में डांस करता हूँ। अच्छा। और परेश रावल मेरी शादी कराना चाहता है पूजा भट्ट से, तो इतने में अतुल आ जाता है और अतुल को वो वहाँ से निकाल देते हैं। अच्छा। तो ये थी। अच्छा, जब मैं शूट कर रहा था तो लोग अतुल से ज़्यादा ऑटोग्राफ मेरे ले रहे थे। एक चेहरा होता है, हीरो वाला चेहरा होता है। मैं दंग रह गया। मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा भाई हीरो मैं नहीं हूँ, हीरो वो है सामने जो बैठे हैं, अतुल अग्निहोत्री, जो आजकल सलमान खान के बहनों ही है। तो वो बात ऐसे हो गई, बस वो दौर था, चलता गया। वो गाना आपका अच्छा हिट हुआ था, एयरलिफ्ट का जो अक्षय कुमार वाला गाना था, उसमें आप बैकग्राउंड में जो वॉइस, दिल चीज तुझे दे दी। हाँ, उसका ये था कि मैं उन दिनों मुझे ना उनका फ़ोन आया
उनके निखिल अडवाणी के यहाँ से हाँ। कि सर हम एक है ना सिंगर ढूंढ रहे हैं, हमें एक सिंगर ढूंढना, हमारी एक फिल्म में गाना है तो हमें वो, मैंने कहा तुमको गाना चाहिए, तुमको सिंगर चाहिए, तुमको गाना चाहिए, या गाना एक्टर गाने वाला चाहिए? बोले नहीं हमको एक्टर चाहिए, लेकिन वो उसी एरा में जैसे कुमार शानू वगैरह गाते थे। मैंने कहा ठीक है। तो उन लोगों ने मेरा टेस्ट लिया, उन्होंने मेरे वो देखे, फोटोग्राफ देखे, डन हो गया। लेकिन उसमें ये अच्छी बात है कि आपकी स्टार्टिंग तो सिंगिंग से ही हुई थी, एक्टिंग हाँ। से तो हुई नहीं। हाँ। आपने बताया भी था कि मैं सिंगर था पहले। हाँ, स्टार्ट तो मेरी सिंगिंग से हुई थी। मैं जब दिल्ली थिएटर करता था तो दिल्ली में हमारी एक गुरु थी शीला भाटिया, दिल्ली आर्ट थिएटर के नाम से ग्रुप था। तो उसमें असल में क्या था, जहाँ मैं रहता था हमारी गली में एक हमारे दोस्त रहते थे जिनका नाम था अहमद खान। अच्छा। तो वो तबला बजाते थे, तो वो जब तबला बजाते थे तो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत सुर मिला लेता। तो वो मुझे बोलते तू अच्छा गाता है यार, तुझे मैं अपने ग्रुप में मिलाता हूँ। मैंने कहा चलो, तो वो लेकर गए शीला भाटिया के पास। शीला भाटिया नाम जो है वो NSD के अपना अनुपम खेर, राज बब्बर, इन लोगों की गुरु थी। अच्छा, उस टाइम से ही। हाँ, तो काफ़ी सीनियर लेडी थी। तो उन्होंने बोला कि चलो आप एक्टिंग करोगे, हमारे यहाँ गा के परफॉर्म करना होता है। मैंने बोला मैं बिल्कुल करूँगा। तो कहने कि गा के बताइए। तो मैंने फिर वो एक गज़ल थी गुलाम अली साहब की, जो मैं बहुत ज़्यादा गाता था उन दिनों। अगर आप इजाज़त दें तो एक लाइन में सुनाइए, गुनगुना लेता हूँ। ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल में। तो ये मैंने गाया, तो वो शीला जी ने वहाँ सबको बैठ के सबको तालियां तो ये बजाई। गजल आपने कहीं सुनी थी कि आपने कुछ लिखी थी कि नहीं, खुद ये गजल मैं सुनता था, गुलाम अली साहब की बड़ी मशहूर अच्छा। बड़ी मशहूर गजल है। और ये किसी फिल्म की थी, पता नहीं कौन सी फिल्म, शत्रुघ्न सिन्हा की शायद कोई फिल्म थी। तो उसमें ये गजल चलती थी और मुझे बड़ी पसंद थी, मैंने वो गुनगुनाई। इनफैक्ट मैं एज ए सिंगर, मैं मतलब एक्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन एज ए सिंगर भी मैं आपको बता दूँ विपुल जी, मेरी 2 एल्बम रिलीज हो चुकी हैं। अच्छा। एक मेरी टी सीरीज से रिलीज हुई है जिसका नाम है इश्क तुमसे हुआ, जो मैंने ही कंपोज की थी, मैंने ही लिखी थी। और एक और गज़ल है मेहदी हसन साहब की जिसका नाम है ख्वाबों में मिले। ओके। तो वो गाई मैंने थी, कंपोज मैंने थी, लेकिन पहली बार उसको मेहदी हसन साहब ने गाया था। वो भी बड़ी अच्छी गई। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने गुलाम अली साहब की एक स्टार मेकर एक ऐप है जिसपे मेरे 1500 से ज़्यादा गाने हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है, वो बड़ा कमाल का ऐप है। उसमें सिंगर की आवाज़ म्यूट हो जाती है, बाकी सेम ट्रैक रहता है। आप सेम ट्रैक में मीटर में आप गाइए। अच्छा, मतलब पूरा म्यूजिक और ये सब आ जाता है, म्यूजिक सब आता है, बिल्कुल जो ओरिजिनल होता है। सिर्फ सिंगर की आवाज़ हट जाती है, उसकी जगह आप अपनी आवाज़ डब कर लेते हैं। तो अभी मैंने 10 दिन पहले गाया, बड़ा अच्छा गाना है। उसकी लाइन में आपको सुनाता हूँ, पंजाबी सॉन्ग है। मेरे शौक दनी एतबार तेनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा ऐवें लड़न बहाने करना वे, कुछ सोचना वे सितमगार, आजा मेरे शौक दनी एतबार तेनू। इसका जो अंतरा है वो गुलाम अली साहब ने सीधा गाया था कि मैंने थोड़ा सा उसको हरकतें दे दी थी, चेंज तो ये था। वो गाते हैं गुलाम अली साहब, तू सादा ते तेरा दिल सादा, तू ऐवई रकीब बुरा पाया। मैंने उसको ऐसे गाया, तू सादा ते तेरा दिल सादा, तू सादा ते तेरा दिल सादा, तू ऐवई रकीब बुरा पाया, जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया, राह तक वेगा वे मजार आजा। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, ये दिल से निकलता है अगर सर हम गाना गाते हैं, जैसे अब आपने बोल रहे मैंने चेंज कर दिया, तो ये आपने दिल से चेंज कर दिया, तो वो चीज़ अलग ही हो गई। हाँ बिल्कुल, गाना बिल्कुल। जो गाते हैं हम सर से दिल से गाते हैं। हाँ नहीं, मैंने ये सोचा, मैंने कहा इसमें थोड़ी सी हरकतें लाऊं। मैंने कहा इसको थोड़ा अलग से गाया जाए। गाते तो सभी हैं, लेकिन जब आप कुछ अलग से गाते हैं तो उसका मजा कहते हैं ना, एक अगर मेलोडी है
अब हमको उसको रॉक कैसे बनाना है, उसको क्लबिंग सॉन्ग कैसे बनाना है, वो होता ही है ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने सीरियल से शुरुआत की, तो आप तो सोच रहे थे कि मैं फिल्में ही करूं, तो अभी की जो जनरेशन है, अभी के जो यंगस्टर्स लड़के लड़के आते हैं, तो क्या वो भी यही सोच के आते हैं कि हम सीरियल नहीं करें, हम फिल्में करें? देखो, लोग तो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं यहाँ पर। अब पर यहाँ की लाइफ से वो लोग अवेयर नहीं है। यहाँ की जो लाइफ है बॉम्बे की, उसमें क्या है, मतलब एक तो हमारे पास बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। और लेकिन पहले ज़माने से लेकिन अभी तक चेंज ये हुआ है कि पहले इतने सारे चैनल्स नहीं थे ना, इतनी सारी फिल्में बनती थी। अभी तो क्या बहुत बड़ा फील्ड हो गया, मार्केट हो गया बहुत बड़ा। अभी क्या बहुत बड़ा फील्ड हो गया है। अभी क्या है, फिल्में भी बनती हैं, वेब सीरीज भी बनती हैं, मूवीज़ भी होती हैं, एड फिल्म्स भी होती हैं, शॉर्ट फिल्म भी बनती है, शॉर्ट फिल्में भी अभी बनती सर हैं। आप देखो ना, इन्फ्लुएंसर अभी दो कितना कमा रहा- दो मिनट के वीडियोस का आज इन्फ्लुएंसर क्या चार्ज कर रहे हैं। आज मैं वही बता रहा हूँ ना सर, मैं वही बता रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को तो अभी आजकल इतना, मतलब वो असल में सब डिपेंड करता है व्यूज़ के ऊपर। आजकल क्या है, उनके वीडियोस इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन रील में और रियल लाइफ में फ़र्क है। रील अब रील में बनाएंगे, रील के अंदर अलग उतना मज़ा नहीं आता जितना आप शूटिंग में करते हैं। अब हम एक्टर हैं, जब हमारे सामने डायरेक्टर बोलता है स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, तो हमें कानों को बड़ा अच्छा लगता है और अपना व्यापार शुरू हो जाता है। तो उसमें अभी ये रील में जो है, रील में क्या है, 1 मिनट की रील में आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन देने हैं। फिर वो रील शूट अलग है। ये आज दौर है, आज चल रहा है इनका, ये बात दूसरी है। लेकिन फिल्में होती हैं, फिल्में होती है। बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, ये सब ऐसी थोड़ी बने रील बना के। तो ये जैसे अभी लोग बोलते हैं, या मैं सुनता भी हूँ कि फिल्मों में आने के लिए नेपोटिज्म भी होता है, रेफरेंस भी लगता है, स्टार किड्स पहले जल्दी चांस मिल जाता है। तो ये सीरियल्स में भी होता है ऐसा? सीरियल्स में भी रेफरेंस लगता है कि नहीं, सीरियल्स में ऐसा नहीं होता। इसमें सीरियल में इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं बताऊं कि फिल्मों में और सीरियल्स में दोनों में फ़र्क ये है कि फिल्मों में बड़ा ब्रेक लेने के लिए डायरेक्टर नेपोटिज्म होता है, बिल्कुल होता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात को। आज भी जो है बड़ी फिल्में आती हैं, जब बड़ा कुछ लॉन्च होता है तो फिल्म स्टारों के बेटों को, उनके बेटों को, उनको उन्हीं के फैमिलीज में से किसी ना किसी को स्टार किड्स को ही लाया जाता है। सीरियल का मामला नहीं है, टीवी का मामला ऐसा नहीं है। टीवी में चैनल होता है, टीवी में जो होता है माई बाप चैनल होता है। चैनल वाले जिसको बोल देंगे कि नहीं यार इसको लेना है, इसको लेना है, तो वो कई स्टार हो या वो कहीं गरीब फैमिली से हो या किसी अमीर फैमिली से हो, किसी, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं कैमरे के सामने, आप उनके रोल में फिट हैं, आप उनके कैरेक्टर में फिट हैं, बिल्कुल, तो वो आपको फाइनल कर लेंगे। आप कहाँ से भी उन्हें मतलब नहीं है। क्योंकि होता है, लोग डरते हैं ना, आने को डरते हैं, ऑडिशन देने को डरते हैं कि यार हजारों की भीड़ में हम दे रहे हैं, हमारा नहीं लगेगा चांस। डर तो है ही। और आपने एक और चीज़ बोली कि पेशेंस, हाँ, आदमी आज की तारीख में वो नहीं रख पाता है। पेशेंस नहीं है लोगों में। पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप पेशेंसली आप काम कीजिए, आप पेशेंटली कीजिए। मैं तो अपनी जो आपके देखने वाले हैं उनको भी मैं यही बोलूँगा कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक फील्ड में आए हैं तो उसको मैं मेहनत से जुड़ जाइए और अपनी मेहनत ईमानदारी से काम कीजिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आज तो क्या है, मतलब बहुत सारे फील्ड हैं आज एक्टिंग के अंदर भी। आज बहुत सारे अपने आपको अपना प्रूव करके दिखाने के लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे लोग रील से दिखा रहे हैं, रील से फेमस होकर उसमें आ गए हैं, सीरियल में तो आ गए आते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कहीं से सीख कर आएँ, कहीं से पढ़ कर आएँ, कहीं से थिएटर को पढ़िए, अच्छे अच्छे प्लेज हैं उनको पढ़िए। और एक्टिंग की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि एक्टिंग नहीं करनी होती है। अगर जहाँ आपके दिमाग में आ गया कि नहीं एक्टिंग करनी है, तो वहाँ फिर नहीं जो होता है नेचुरल होता है। आपको नेचुरल होना चाहिए। अभी ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे परफॉर्मेंस, कैमरे लगे हुए हैं, दिस इज अ परफॉर्मेंस। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल है। इवन साउथ के अंदर, मैंने साउथ की अभी 2-3 फिल्में की हैं, फिबुल पाई। मैंने भी देखा है साउथ की इंडस्ट्री में जो लाउड एक्शन करते थे ना, जितना लाउड चलता था, ओवर हो जाता था, जितना ओवर चलता था, अब नहीं होता है। अभी होता है लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है। हाँ। मैंने भी एक फिल्म की है रजनीकांत साहब के साथ, जिसका नाम है दरबार। ओके। उसमें मेरा एसीपी का रोल है, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो दरबार मैंने भी की है। उसमें मतलब जब मैंने दरबार का शूट किया था तो ही इज सच ए हम्बल पर्सन, सच ए वंडरफुल पर्सन रजनीकांत साहब। वो तो भगवान है साउथ के, बहुत ही नहीं, वैसे भी भगवान है, वैसे भी ही इज ए वंडरफुल पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग। इज ए वो इतना बिल्कुल कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। सिटिंग सेट पे साथ में बैठे हैं एंड जाते हैं, डायरेक्टर बोलता सर शॉट रेडी है, जाते हैं अपने शॉट देते हैं।
नथिंग, एकदम हम्बल इंसान वो, कि मैंने उनके साथ काम करके इतना मजा आया। फिर मैंने इनकी की थी विजय थलापति की एक फिल्म की थी मैंने, बीस्ट, जो काफी हिट गई है पीछे। अच्छा। वो की थी। ही इज आल्सो वेरी वंडरफुल पर्सन। तो मैंने देखा है कि इतना हम्बल रहते हैं साउथ के लोग, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, इतना हम्बल रहते हैं, बहुत मजा आता है उनके साथ शूट करके। सर वो प्रोफेशनल भी रहते हैं, कॉल टाइम प्रॉपर होता है उनका, बिल्कुल सेट पे टाइम पे आना, तो एक वो जी, प्रोफेशनल बहुत इस फिल्म इंडस्ट्री में मायने रखता है। जी जी जी। तो हमारे इधर भी ऐसा चलता है कि लोग टाइम पे नहीं आते हैं, प्रोफेशनली काम को नहीं लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आदमी फिर पीछे हो ही जाता है। हाँ वो तो है ही। यहाँ पर वहाँ पर क्या है, वहाँ का प्रोफेशनलिज्म यहाँ के प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा है। और अभी आजकल क्या हो रहा है विपुल भाई, वो जो फिल्में बना रहे हैं, जो फिल्में वो जो शूट कर रहे हैं आजकल, वहाँ की फिल्में इसीलिए चल रही हैं बॉम्बे में, हम ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उनकी मेकिंग बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ की फिल्में इसलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि कंटेंट नहीं है। हमारे पास एक ही स्टोरी को, घिसी पीटी स्टोरी को रिलीज करते हैं और अजीब अजीब फिल्में बनाते हैं। वहाँ की फिल्में देखिए, यहाँ से ज़्यादा बजट होता है, जबकि वो ओरिजिनल फिल्म बना रहे हैं, और उनका बजट यहाँ की फिल्मों से ज़्यादा है और चलती भी है सर, चलती भी है। तो अभी मेरा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, तो यूएई के लाइन प्रोड्यूसर थे, तो मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन करा कि सर हॉलीवुड और बॉलीवुड में क्या डिफरेंस है, तो वो यही बोले कि हॉलीवुड जो है वो पूरे पेपर पे वर्क करके आते हैं। हाँ। कम से कम 6 महीने का उनका प्री प्रोडक्शन होता है, जब साल भर होता है सर। हाँ, तो वो जो पेपर पे सीन है वही सीन यहाँ पे कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के डायरेक्टर रात को हमको रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमको 1000 जूनियर लगेंगे, हमको कल हेलीकॉप्टर लगेगा, कल मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, तो वो एक ही रात में सीन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्टरों का भी इंटरप्रेट हो जाता है कि यार ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, इसको ऐसा चेंज कर दो। वहाँ जो डायरेक्टर ने बोला वो ओके, जैसे आपने बताया कि रजनीकांत साहब बैठे, डायरेक्टर ने बोला जाके शॉट दे दिया। हाँ, हमारे यहाँ एक्टर भी डायरेक्टर ही है। हाँ, कहीं कहीं देखने में आ जाता है ऐसा। हाँ बिल्कुल। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है विपुल जी बताऊं, इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसका एटीट्यूड और ईगो, सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपने अंदर से ये दोनों चीज़ों को निकाल देंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही एकदम हम्बल होके, मतलब इतना गिर जाए कि लोग आपको कंबल पहना दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इतना तो रखिए कम से कम, फाल्स ईगो और फॉल्स एटीट्यूड मत रखिए जी, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। और मैंने तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों को देखा है सर, मैंने जिनकी दुकानें बंद होती भी देखी हैं, मेरे सामने बहुत सारी मिसालें, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका कारण, उनका रीज़न सिर्फ यही था कि उनमें इतना ईगो और एटीट्यूड था कि वो नहीं चल पाए। चाहे एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, अगर आप अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, आप अच्छे एटीट्यूड आपको है, तो आपको काम आगे मिलेगा। आज जैकी श्रॉफ हैं, कितना बढ़िया एक्टर है, हम्बल नेचर है उनका, कितना हम्बल इंसान है। संजय दत्त हैं, मतलब मैं तो अभी मिला था उनसे, लास्ट ईयर ही मिला था, तो बिल्कुल एक पौधा लेके साथ में ही चलते हैं वो। हाँ, जिसको भी मिलेंगे वीडियो पौधा लगाना है। अभी उनके साथ मैंने भी शूट किया है, उनकी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, बाप। अच्छा। इसमें संजय दत्त है, सनी देओल है, जैकी श्रॉफ है, हाँ, मिथुन है। ये अहमद खान की फिल्म है, जिन्होंने वो गाना किया था ना एयर लिफ्ट का, हाँ, चीज तुझे दे दी, वही इसके डायरेक्टर है। ओके। अहमद खान। तो इसमें मेरा बहुत ज़बरदस्त रोल है, मैं इसमें बड़ा दबंग पुलिस ऑफिसर बना हूँ, और बहुत जल्दी ये फिल्म आएगी। बिल्कुल हम देखेंगे। और इसमें जब एक मेरा सीन जैकी श्रॉफ के साथ चल रहा था, जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ, मिथुन दा और संजय दत्त, ये सारे थे, और मैं टेबल पे बैठा हुआ था। जैकी दा मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे खुद हाथ मिलाया, मुझे हाथ मिला के बोलते हैं, हाय आई एम जैकी श्रॉफ। मैंने वो खुद अपना इंट्रो, मैंने बोला, मैंने कहा सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर, मैंने कहा सर मैं आपका फ़ैन हूँ। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एक इंसान की हम्बलनेस देखिए, बिल्कुल, एक इंसान की हम्बलनेस कितनी है कि वो खुद आगे मुझे इंट्रोडक्शन अपना वो दे रहा है। तो उस टाइम रहता ही नहीं ना सर शूट पे कि वो एक्टर हैं कि हम, मेरा उनके साथ सीन था, काफ़ी मेजर सीन था, तो इसीलिए मैं उनको बोल रहा था कि मतलब मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैकी श्रॉफ हैं, बेचारे इतने हम्बल इंसान हैं, और लेकिन वो आज पौधा लेके चलते हैं, मुझे उसका नहीं मालूम। नहीं वो उसका मैं मिला था एक फिल्म की नरेशन के लिए, तो अच्छा उस टाइम ऐसा हुआ था। और अच्छा, कहीं भी इंटरव्यूज़ में देखता हूँ या कहीं भी देखता हूँ उनको मीडिया में, तो वो रहता ही, उनके गले में भी पौधा लटका हुआ रहता है, छोटा सा चेन टाइप का। तो वो पता ना ग्रीनरी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, और अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं होता। उनका कहना यही है कि हर जगह पेड़ लगाओ, क्योंकि नहीं तो आज पॉल्यूशन, बिल्डिंगें बन गई है, गाड़ियों का पॉल्यूशन इतना हो गया है, तो एक अच्छा कहने का तरीका है उनका। बिल्कुल। तो सर फिल्म इंडस्ट्री में अब आप की नई नई फिल्में कौन सी आ रही है? अभी मैंने बताया जैसे कि अभी ये बाप मेरी अभी एक अंडर प्रोडक्शन है, ये मैं कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा एक और फिल्म है
नो एंट्री में, नो पॉज में एंट्री एक और है। Okay. फिर और आजकल नाम भी ऐसे से रख रहे हैं ना फिल्मों के। तो एक मेरी अभी बहुत बड़ी वेब सीरीज रिलीज हो रही है अमेजोन पे, जिसका नाम है रेत। अच्छा। इसमें मिलिंद गुना जी हैं, इसमें मनोज जोशी हैं, इसमें अतुल कुलकर्णी हैं, अच्छी स्टार कास्ट है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई आपने बताई कि फिल्म में और बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें करने को है। आज अगर हमको फिल्म नहीं मिली तो हमने सीरियल कर लिया, सीरियल नहीं मिली तो कहीं हमने शॉर्ट फिल्म कर ली, डॉक्यूमेंट्री कर ली। OTTs के प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को काम मिल ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ कि आर्टिस्ट को मेहनत करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे देखना ही नहीं कि क्या काम है क्या काम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिस्ट, मैं तो आने वालों को लिए यही क्योंकि बोलूंगा। मैंने ऐसे आर्टिस्ट देखे सर कि वो सिर्फ घर पे बैठ के वेट ही करते हैं कि कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा, और वो कभी वो बड़ा मिलता नहीं है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग छोटे से ही करनी पड़ेगी। वो बड़ा होने से, वो बड़ा के इंतजार में बहुत बड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वो बड़े होकर उम्र निकल जाती है, अब आपका टाइम नहीं आएगा, वो वाली चीज हो जाती है। Exactly, तो exactly. जैसे शाहरुख खान साहब ने छोटे से शुरुआत करी, आपने बोला कि मैंने फौजी से मैं भी आया। हाँ। आज सब लोग छोटे से अगर स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े हो ही जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ सर, कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आ रहा है, हाँ गुलजार साहब का है। हाँ। सहमा सहमा डरा सा रहता है, सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है। अच्छा। एक पल सोचूं तो उठता हूं, जल गया सब जरा सा रहता है। बिल्कुल, ये अर्थ ही देखो ना उसका कितना है कि एक डरा हुआ इंसान है और वो आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रहा है। और एक और मुझे शेर याद आ रहा है, जो आप अंडर एस्टिमेट करते हैं ना किसी इंसान को, ये तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो वो उस पे है, मेरे कदमों को देखकर, आपके कदमों को देखकर आपके कद का अंदाजा लगा लेंगे। आपके कदमों को देखकर आपके कद का अंदाजा लगा लेंगे। बहुत ऊंची निगाह रखते हैं नीचे देखने वाले। सो नेवर अंडरएस्टिमेट पीपल, जो नीचे देखते हैं। सही है। और मैं कहता हूँ सर कि आज की दुनिया में किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि ये समय चक्र है सर। ये घड़ी का काटा 12 पे है तो वापस घूम के 12 पर आएगा। हाँ। आज आप कितने भी बड़े हो तो वो छोटों को मत ऐसा करो कि तू ये नहीं कर सकता है, तू ये मत कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो जिसकी इच्छा है वो करे, आगे बढ़े। मैं तो इन लोगों को, आपके जो देखने वाले हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, आप आइए। लेकिन आप थोड़ा सा थिएटर को, थोड़ा सा उसको, एक्टिंग को अगर पढ़कर आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए ना, कि भाई बेसिक क्या है। हम लोगों को बेसिक तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। हर चीज़ में बेसिक नॉलेज तो होती हाँ, है। तो बेसिक नॉलेज होती है, तो उसके बाद फिर अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है विपुल जी, चाहे आप NSD कर लो, चाहे आप FTI कर लो, चाहे आप रोशन तनेजा कर लो, या आप कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट कर लो, अगर आप एक्टर हो तो हो, इफ़ यू आर ए डफर यू विल बी डफर। बिल्कुल। आप कितने भी कोर्स कर लो, अगर आप एक्टर हो तो आप एक्टर रहोगे। मेरा मानना ऐसा है। एक्टिंग तो सर माँ के पेट से आदमी सीख के आता है। बिल्कुल। क्योंकि वो जब बचपन में रहता है ना, तो वो दिख जाता है कि यार ये हाँ है एक्टर, क्योंकि बोलने से, चलने से, लहजे से। और जो प्रोफेशनल आदमी, वर्किंग बिजनेसमैन, उसका नज़रिया, उसकी लैंग्वेज, वो सब अलग रहती है। बिल्कुल। एक्टर तो अलग ही दिख जाता है। जब हमने ज्वाइन किया था ना विपुल जी, जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, तो मैंने आपको जैसे बताया था, पहले शीला जी का पहली लाइन में जब मैंने आपको बताया था, तो उस वक्त हम लोगों ने एक प्ले किया था, दर्द आएगा दबे पाँव। अच्छा। फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। टाइटल अच्छा है, दर्द आएगा दबे पाँव। तो वो जब प्ले हमने किया था, तो मुझे याद है दिल्ली में उस ज़माने में, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको 97-98 की बात बता रहा हूँ, 97-98। तो उस ज़माने में हमारा एक शो हुआ करता था वहाँ अपना मोरिया शेरटन में। ओके। दिल्ली का 5 स्टार होटल है, तो वहाँ हमारा शो था। तो उसमें गा के हमें परफॉर्म करना था। तो मैं उसमें शायर बना था, आफताब। तो उसमें उसकी एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमने सब शेर में सवारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे, हमने सब शेर जब वो लालो गौहर
हिसाब किए, जब वो लालो गौहर हिसाब किए, जो कि हमने तुम पे वारे थे, हमने सब शेर। तो उसमें ना हर लाइन को गा के परफॉर्म करना होता था। तो उसके बीच बीच में जैसे वो डायलॉग भी होते थे कि भाई आफ्ताब, ये किसकी मेहरो वफा के चर्चे हैं। अच्छा, तो वो बीच बीच में जैसे वो मोनो एक्टिंग टाइप हो जाती थी वो, जैसे कि राजकुमार गा के और बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जी 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 तो जी। एनएसडी से तो सर बहुत सारे कलाकार निकले हैं आज फिल्म इंडस्ट्री में, राजपाल यादव जी, विजय एनएसडी राज से जी, अनुभव सर खेर। सर एनएसडी से बहुत सारे कलाकार निकलते हैं। मैं मानता हूँ कि एनएसडी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर आते हैं, और बहुत बड़ा हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूट है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर उन्होंने दिए, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर दिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो एनएसडी करने के बावजूद आज लापता हैं। ओके। तो एक ये ट्रेजेडी भी है, चूँकि एनएसडी से कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं फिर आपसे वही बात करूंगा सर, अगर आप एक्टर हैं तो आप एक्टर हैं। आपने चाहे एनएसडी कर रखी हो, चाहे आपने एफटीआई कर रखी हो, आप कुछ भी कर लो। यहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, वही आपको ये नहीं पूछेगा आपने कहाँ से करके आए, आप कैमरे के सामने क्या है बताइए। बिल्कुल, आप कैमरे के सामने क्या है वो बताइए, आपने कहाँ से सीखा है, कहाँ से किया है, वो सब मैटर नहीं करता। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल करो आप नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, आप कैमरे के सामने क्या है, प्रूव योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, करना पड़ेगा। आप कैमरे के सामने और प्रूव एक और कीजिए। चीज मैंने देखी है, जो एक्टर है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है सर। आप जी, जो जी, हो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, पब्लिक आपका चुनाव करेगी आप क्या हो, एग्जैक्टली, यस या नो। एग्जैक्टली एक रात में एक आदमी को कहाँ पब्लिक पहुंचा देगी उसका कोई भरोसा नहीं। एग्जैक्टली आई एम फुल्ली एग्रीड विद यू, फुल्ली। तो ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी कि एक शुक्रवार रात कौन कहाँ कब पहुंच जाता है किसी को कोई भरोसा नहीं। तो सनी देओल जी की वापस लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, लाइफ आगे चल गई। जी जी जी। एनिमल से बॉबी देओल के 15 मिनट का सीन था, आज वो 15 मिनट के सीन से कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल। तो ये शुक्रवार एक ऐसी रात है सर जो जिसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। तो मैं यही कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, काम कीजिए, आपका समय क्या पता नहीं कब नहीं कैसा आ बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल। मेरी तो अभी विपुल जी बहुत अच्छी अच्छी अभी मेरी फिल्में आने वाली हैं। मैंने 100 से ऊपर क्राइम पेट्रोल किए हैं। हाँ, मैं देखता 100 से हूँ। ऊपर मैंने सावधान इंडिया किए हैं। उसके अलावा ससुराल सिमर अरे का। आपकी बहुत सी फिल्में ऐसी आती है जिसमें आपके शॉर्ट्स आगे निकल जाते हैं, तो मैं देखता ही हूँ। जैसे एक सुशांत सिंह राजपूत की अच्छी फिल्म थी, लास्ट फिल्म थी उसमें छिछोरे उसमें आपका एक शायद मास्टर का रोल था, प्रिंसिपल थे आप। हाँ। तो ऐसी कितनी फिल्म। अभी आपकी तो एंट्री अनुपमा सीरियल में हो गई है। अनुपमा है, जी 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 जी। वो अभी मैं अब क्या है, अनुपमा सीरियल सर क्या है, लेडीजों का बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। मेरी मम्मी देखती है, अच्छा, वाइफ अच्छा, देखती है। अच्छा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब हम घर में बैठे तो अरे यार कमाल सर दिख गए तो। हाँ, उसमें भी एंट्री हुई है मेरी कि मैं एक हस्बैंड का रोल कर रहा हूँ जो उसको टीज करता है। अच्छा, किसके हस्बैंड बने आप? नहीं, एक रिच फैमिली इंट्रोड्यूस की है इन लोगों ने। अच्छा। तो अभी उन्होंने बोला है कि आगे भी ट्रैक है, जब शूट होगा फिर क्योंकि बताएंगे। अनुपमा जी के तो शायद 3 हस्बैंड हो गए ना अभी तक। नहीं, ये मेरी एक वाइफ रहती हैं, तो इनको काम पे रखते हैं। अच्छा। तो ये काम करने की काम की तलाश में है। जब ये घर पर आती हैं हमारे, तो किचन के अंदर ये शी इज डूइंग सम वर्क, तो मैं थोड़ा सा उनको शरारती नजरों से देखता हूँ। मुझे वही दामिनी वाला सीन हो गया वहाँ पे। चूंकि वो नेगेटिव कैरेक्टर है, तो मैं बोलता हूँ क्या नाम है आपका, बोलते अनुपमा। मैं अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो मैं जाता हूँ, फिर मैं उनको टीज करता हूँ कि भाई कमाल है यार, आप जैसे लोगों को भी लोग अकेला छोड़ देते हैं। अच्छा। तो मैं और काम चाहिए मैं दिलाऊंगा। तो वो एक उस तरह का एक लालची किस्म का एक मतलब एक ये डायलॉग तो आपका विलन वाला ही आया जो वो प्रेम चोपड़ा जी का डायलॉग है ना, कि वो हीरोइन बोलती है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। तो एक विलन बोलता है मुझे भगवान, एक वो लड़की होती है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। तो बोलता है भगवान के लिए छोड़ दो तो हम क्या करेंगे? क्यों छोड़े भाई? और इतनी अच्छी चीज हम भगवान के लिए छोड़ दें। वो विलन्स की वो होती है। तो डायलॉग रहते थे ऐसे। जी 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 जी। तो बढ़िया लगा सर आपसे मिलके, आपसे बात करके। अरे बहुत। और आप द कर्मा शो पर आए और आपने इतनी अच्छी जर्नी बताई आपकी, कैसे आपने स्टार्ट किया और अभी तक आप लगातार कर्म के माध्यम से आगे चलते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम आप पे सीरियल कर्म है सर, कर्म ही है सब कुछ। कर्म ही है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं। कर्म की बदौलत ही आज हम यहाँ हैं, और कर्म की बदौलत ही आज हम और आगे जाएंगे। तो कमाल जी, आप तो जैसे एक्टिंग भी करते हैं और गज़ल तो आपने सुना ही हमें,
तो ये गाने का क्या सीन है आपका? गाने आपने कहाँ से सीखे और गाना बनाने लग गए आप? और आपने बताया कुछ आपने 1500 गाने शायद गाए SM हैं। पे गाए हैं, हाँ, SM स्टार पे गाए मेकर हैं। पे। तो इसका क्या सीन है गानों का? गाने का ऐसा है विपुल जी, जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि आजकल कितने लोग सिंगर आ रहे हैं, हाँ। जिसे गाना नहीं आता वो भी गाना शुरू कर देता है। गाना मैं जिनको अपना उस्ताद मानता हूँ वो हैं गुलाम अली साहब। अच्छा। तो मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, हालांकि उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन एक आस्था होती है बात। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो सारे गामा में इंटरव्यू आ रहा था उनका, तो उन्होंने बोला बेटा गाना, गुलाम अली साहब बोल रहे थे गाना, गाने की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? गाने का उल्टा क्या होता है? ना गा। अगर ना आता बेटा तो ना गा। हाँ, ये वो सही वर्ड बोला, कभी सुना नहीं मैंने। अगर गाना नहीं आता नहीं, इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा वो बताता हूँ मैं। हाँ। वो कपिल शर्मा का चल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो बोलते हैं कपिल शर्मा, वो किसी को पूछते हैं कि किसने काम से, अरे आप क्या बेकार की बातें करते हैं, आपको कोई गाना वाना नहीं आता? तो बोलते किसने काम को गाना नहीं आता? गाना आता है? हाँ आता है। तो सुनाओ। सुनाना नहीं आता? गाना आता है। गाना आता है जी, गाना आता है तो सुनाओ। सुनाना नहीं आता। ये बहुत सही चीज थी। तो वो कपिल शर्मा के शो में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होती नहीं, है। उसमें जो हाजिर जवाबी होती है ना, तो वो बहुत सही मुझे लगता भी है। शो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त, बहुत जैसे जबरदस्त। एक बार ही मैं शो देख रहा था, तो कपिल जी ने एक को उठा के बोला कि क्या बिजनेस है आपका? तो उन्होंने बोला सर छोटा मोटा बिजनेस। बोले छोटा मोटा बिजनेस मतलब क्या, चींटियों को आटा खिलाते हो आप? तो वो जो हाजिर जवाबी है ना उनकी, वो सही बहुत है। जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। तो गाने का मैं बता रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं एक्चुअली सिंगर से ही मैंने स्टार्ट किया था। मैं पहले सिंगर ही था, सिंगर से मैं एक्टर बना, क्योंकि हम जिस जगह प्ले करते थे वहाँ गा के अपने को परफॉर्म करना पड़ता था। तो उसके बाद फिर मुझे लगा यार ये दो फील्ड हैं, एक्टिंग और सिंगिंग। मैंने कहा ये दो फील्ड हैं, इन दोनों पे एक साथ नहीं चला जाएगा, पहले एक को चुनना पड़ेगा। तो मैंने एक्टिंग को प्रेफर किया। लेकिन जब आज के ज़माने में जब मैं देखता हूँ कि यार इतने बेकार बेकार सिंगर भी, इनके गाने ऐसे हिट हो रहे हैं, तो यार हम तो फिर भी सुर में गाते हैं। तो मैंने कहा मुझे को नहीं गाना चाहिए। तो मेरे 2 गाने रिलीज हुए हैं, एक टी सीरीज से, उनकी बोल इस तरह से हैं। जो टी सीरीज से हुआ है इश्क तुमसे हुआ, इश्क तुमसे हुआ क्या करूं क्या करूं, इश्क तुमसे हुआ क्या करूं, जीना चाहूं मगर मैं तो जी ना सकूं, इश्क तुमसे हुआ क्या करूं। ये कंपोजिशन भी मेरी है और इसको गाया भी मैंने है। एक और मेरी अभी रिलीज हुई जो मेहदी हसन साहब ने, आपने गजल सुनी होगी, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। हाँ, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों, उसको उन्होंने अलग अंदाज से गाया, मैंने उसका अंदाज एकदम अलग कर दिया है। उसको मैंने ऐसे गाया है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों। मैं लिंक आपको भेजूंगा, दोनों आपको मिल जाएंगे। ये गानों के जो सर बोल है ना, यही हमारे हार्ट को टच करते हैं। जी जो जी बोल जी। रहे हैं, जैसे अभी मैं देखता हूँ कि इंडियन आइडल है या वॉइस ऑफ इंडिया है, ये जो भी है प्लेटफॉर्म, इस पे कितने सिंगर आते हैं, फर्स्ट और सेकंड विनर होते हैं, लेकिन आज तक मुझे वो कोई सिंगर दिखे नहीं। जो चल रहे हैं सिंगर वही चल रहे कि श्रेया घोषाल सिंगल, पलक मुछाल सिंगल, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, अरिजीत सिंह या बी प्राक, ये फिक्स हो गए। लेकिन जो वहां आते वो प्लेटफॉर्म से कभी नहीं दिखते, या तो वो कहीं क्लब में गा रहे होंगे या कहीं म्यूजिशियन बन गए होंगे। असल में क्या है विपुल जी, वही बात है उनको अपॉर्चुनिटी पाने की। कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कई लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। अब जिनको नहीं मिल पाती है बेचारे कहाँ करेंगे, कैसे भी करके वो अपना गुजारा करेंगे। अब मैंने तो देखा था क्या नाम है, अभिजीत सावंत, जो इंडियन आइडल फर्स्ट रनर अप, जी 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 जी, वो बाद में कॉमेडी सर्कस में आ गए। तो सिंगिंग से कॉमेडी सर्कस का मुझे आज तक कोई तालमेल समझ में नहीं आया। तो आप जिस फील्ड में हो वही फील्ड करो, उसी में आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ ग्रो अप मिलेगा। बिल्कुल। अब आदमी क्या होता है ना, कहीं से भी पैसा इनकम होती है तो उधर चले जाता है। अभी एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक गाना अभी और आने वाला है। मैं तीसरा मेरे म्यूजिक एल्बम पे काम चल रहा है। मेरी एक एल्बम आ रही है जादू, इसका नाम है जादू।
तो ये एकदम फास्ट सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, अच्छा, जिसकी मैं शूटिंग अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इंशाल्लाह बहुत बढ़िया गाना बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। तो बढ़िया लगा सर आपसे मिलके, आपसे बात करके, अरे बहुत मजा और आया, आप द कर्मा शो पर आए और बहुत आपने मजा आया। इतनी अच्छी जर्नी बताई आपकी, कैसे आपने स्टार्ट किया और अभी तक आप लगातार कर्म के माध्यम से आगे चलते जा रहे हैं। बिल्कुल तो हम आप बिल्कुल। पे कर्म सीरियल है सर, कर्म ही है सब कुछ। कर्म ही है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं। कर्म की बदौलत ही आज हम यहाँ हैं, और कर्म की बदौलत ही आज हम और आगे कहाँ जाएंगे। जाएंगे। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद द कर्मा शो की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The Karma Show.